हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। दोस्तों आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका साउंड। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे दोस्तों साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में पूरा डिटेल कि ध्वनि होता क्या है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, ध्वनि को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे तथा इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा चीज़ आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यह क्लास आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के साथ साथ सीजी टेट, सी टेट, हॉस्टल वार्डन, रेलवे, एसएससी, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले ये होगा हमारा क्लास 3, ये होगा साइंस का हमारा क्लास 3। इससे पहले क्लास 1, क्लास 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। देखिए जो पॉइंट मैं बोलते जाऊंगा उसको बिल्कुल ध्यान से आप समझते चलिएगा, ध्यान से उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहीं से आपको थ्योरी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यह भी मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, पहले हमारा टॉपिक क्लियर होने के बाद। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं ध्वनि, साउंड होता क्या है। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो हमारा अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है। अब देखिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत आती है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य तरंग समझ लेते हैं, यांत्रिक तरंग समझ लेते हैं, उसके बाद ये हमारा ध्वनि साउंड जो है हमको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे अभी मैंने आपको क्लास 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, जब मैंने आपको प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ाया था कि आपका अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग और एक होता है दोस्तों आपका अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग है जिसमें संचरित होने के लिए, जिसमें चलने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो होता है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। ठीक इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग, जिसमें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब वो माध्यम आपका कौन कौन सा हो सकता है, आपका हो सकता है दोस्तों ठोस हो सकता है, या फिर आपका द्रव भी हो सकता है, या फिर आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। मतलब देखिए या तो ध्वनि हो या फिर प्रकाश हो, अगर वो अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत में आता है तो उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और वो माध्यम या तो ठोस हो सकता है या फिर द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग में क्या आता है, अनुप्रस्थ तरंग में आता है दोस्तों प्रकाश, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग में आता है प्रकाश, जैसे कि मैंने अभी पिछला क्लास में बताया था कि ये सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी काफ़ी दूर में है, सूर्य से जो है पृथ्वी काफ़ी दूर में है, और सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम भी नहीं है, ना ही कोई हवा है और ना ही कोई रास्ता है, ठीक है। लेकिन सूर्य से ये पृथ्वी में प्रकाश 8 मिनट में ही आ जाता है, ठीक है। 8 मिनट और ये कुछ सेकंड में आ जाता है। सूर्य से हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को इतना समय लगता है। अब देखिए ये जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश जो है किसी भी माध्यम की सहायता से भी आ रहा है, मतलब इसको कोई सा भी माध्यम की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। अब देखिए सूर्य में ही बार बार आपने सुना होगा नाभिकीय संलयन हो रहा है, सूर्य के अंदर में बार बार विस्फोट हो रहा है, ठीक है। मतलब सूर्य के अंदर में बहुत ही ज़्यादा तीव्र साउंड होगा, ठीक है। सूर्य के अंदर में बहुत ही ज़्यादा तीव्र साउंड होगा। अब देखिए अगर सूर्य से लेकर धरती पर अगर कोई माध्यम होता, मान लीजिए हवा का ही माध्यम होता, तब के कंडीशन में जो सूर्य के अंदर में जो आवाज़ है वो हमें धरती तक सुनाई देता, ठीक है। सूर्य के अंदर में जो भी आवाज़ है वो हमें धरती तक सुनाई देता, लेकिन आवाज़ साउंड को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए सूर्य के अंदर का आवाज़ हमारे धरती तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सूर्य के अंदर का ये प्रकाश है ये हमारे धरती तक पहुंच पाता है, क्योंकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होता है, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सूर्य के अंदर का आवाज़ हमारे धरती तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आवाज़ को, साउंड को, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, और सूर्य से लेकर धरती तक किसी भी प्रकार की माध्यम नहीं है, इसीलिए यहाँ ये सूर्य का आवाज़ हमारे धरती तक नहीं पहुँच पाता। तो आप इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल याद रखिएगा, एक होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है दोस्तों आपका अनुदैर्ध्य तरंग।
तरंग, यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको हम पूरा पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंगों को 3 प्रकार में किस प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए, आपने भी कई बार सुना होगा कि ये जो आवाज़ है इतने फ्रीक्वेंसी का है, मतलब आपने भी कभी ना कभी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के बारे में सुना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी होता क्या है इसको पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको हम अपने भाषा में, सिंपल भाषा में अगर समझे तो किसी भी माध्यम में जो कण है, ठीक है, कोई भी मीडियम में जो कण होता है वो प्रति सेकंड कितना कंपन कर रहा है, वही कंपन उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, कोई भी माध्यम है, माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, उसमें जो कण है, ठीक है, वो प्रति सेकंड कितना कंपन कर रहा है, वही चीज़ उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब कंपन। कंपन क्या होता है, वो तो सीधा नहीं चलता। कंपन जो है जिसमें ये अपना शीर्ष, ये गर्त, ये सारा चीज़ होते रहता है। ठीक है, मतलब ये ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, यही होता है दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी 3 प्रकार के होता है। जो हमारा साउंड जिसमें संचरित होता है ये अपना 3 प्रकार का होता है। देखिए, पहला क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। आपका शिक्षक भर्ती में या फिर रेलवे किसी भी एग्जाम में हो, यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव मतलब बहुत ही कम आवाज़, जिसको हिंदी में बोला जाता है अवश्रव्य तरंग। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों अवश्रव्य तरंग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंफ्रासोनिक वेव। अब देखिए, इंफ्रासोनिक वेव को हम, एक मनुष्य का कान आसानी से नहीं सुन सकता बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से। ठीक है, मतलब इंफ्रासोनिक वेव को हम नहीं सुन सकते। तो देखिए, इंफ्रासोनिक वेव को कौन कौन सुन सकता है, तो आपका गेंडा हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, या फिर मोर हो गया। ठीक है, और कई सारे जानवर होते हैं जो इंफ्रासोनिक वेव को आसानी से सुन सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा सेकंड में श्रव्य तरंग, ऑडिबल वेव। अब देखिए, श्रव्य तरंग क्या होता है दोस्तों। अब देखिए, इसमें मैंने अभी इंफ्रासोनिक वेव में बताया नहीं था। इंफ्रासोनिक वेव कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, 0 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव आपका अवश्रव्य तरंग जो है वो 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक होता है। अब ये जो HZ हर्ट्ज जो होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उसके बाद दोस्तों क्या आता है, श्रव्य तरंग। ठीक है, श्रव्य तरंग क्या होता है, ये आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, श्रव्य तरंग को हम, एक मनुष्य जो है अपने खुले कानों से बिना किसी इक्विपमेंट की मदद से बहुत ही आसान तरीके से सुन सकता है। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों श्रव्य तरंग, मतलब इसको मनुष्य जो है, मानव जो है, आसानी से सुन सकता है, वो होता है दोस्तों श्रव्य तरंग। अब इसकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक की होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक मनुष्य जो है किस वेव को, किस तरंग को, किस आवृत्ति की तरंग को बहुत ही आसानी से सुन सकता है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। अब देखिए, तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा आता है दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अभी हमने देखा पहला इंफ्रासोनिक वेव, दूसरा देखा हमने ऑडिबल वेव, और उसके बाद तीसरा क्या आता है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव। अब अल्ट्रासोनिक वेव को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दोस्तों पराश्रव्य तरंग। इसको कहा जाता है पराश्रव्य तरंग। अब देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव कहाँ से कहाँ तक होता है, 20,000 हर्ट्ज से लेके ऊपर कितना भी हो सकता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव। इसको भी मनुष्य जो है नहीं सुन सकता। अब देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव को कौन कौन सा जानवर सुन सकता है, तो इसको सुन सकता है दोस्तों कुत्ता हो गया, आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, या फिर चमगादड़ हो गया। ठीक है, आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, या फिर चमगादड़ हो गया। ये जानवर जो है अल्ट्रासोनिक वेव को बहुत ही आसान तरीके से सुन सकते हैं। अब देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि चमगादड़ को भी रात में दिखाई नहीं देता, लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा चमगादड़ जो है रात में ही उड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, चमगादड़ जो रात में उड़ते हैं, ये किसकी हेल्प से उड़ते हैं, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव की हेल्प से ही उड़ते हैं। मतलब चमगादड़ क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, पराश्रव्य तरंग रिलीज भी करता है। ठीक है, इसी की सहायता से ये चमगादड़ जो है उड़ते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अभी हमने देखा अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है, ठीक है,
ये आपका श्रव्य तरंग क्या होता है, पराश्रव्य तरंग क्या होता है, अवश्रव्य तरंग क्या होता है। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब चलिए हम देखते हैं ध्वनि की चाल। इससे पहले क्लास में दोस्तों हमने देखा था प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे कम, मतलब निर्वात में नहीं के समान नगण्य नहीं होता है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता। अब ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा होती है, तो देखिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा इसकी चाल होगी दोस्तों ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। मतलब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। मतलब जितना ज़्यादा सघन माध्यम रहेगा ट्रेवल के लिए, उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ठोस में कोई सा भी ठोस है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ लोहा, ठीक है, मैं ले लेता हूँ आयरन। अब आयरन में देखिए कोई सा भी आपका ठोस लोहा है, इसका मॉलिक्यूल एकदम पास पास में होगा, इसका मॉलिक्यूल एकदम पास मास में होगा। तब की कंडीशन में ध्वनि जो है, देखिए मान लीजिए ध्वनि इस मॉलिक्यूल पे आ रहा है तो ये अपने सेकंड वाले मॉलिक्यूल को एकदम आसानी से ऐसे देते जाएगा, ठीक है। मतलब ध्वनि जो है ये, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है जितना सघन रहेगा, जितना पास पास में रहेगा, उतना ही स्पीड से ध्वनि जो है ट्रेवल करेगा, साउंड जो है ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल, सबसे ज़्यादा साउंड की चाल किस में होगी दोस्तों, वो होगी ठोस में। अब देखिए ठोस की अपेक्षा जो है द्रव में क्या हो जाता है, इसका मॉलिक्यूल, द्रव का मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर में हो जाता है, तो इसमें ध्वनि की चाल थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं गैस में देखूँ तो गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी दूर दूर में होता है, तो इसमें ध्वनि की चाल सबसे कम हो जाएगी। तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होती है, फिर उसके बाद गैस में होती है। अब देखिए कई कंडीशन में हमें पूछा भी जाता है कि आपका हवा में हो गया, पानी में हो गया या फिर ठोस में हो गया, ध्वनि की चाल क्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका NCERT में हो गया या फिर आपका व्यापम में हो गया, सभी जगह ये आपको थोड़ा सा अप डाउन जो है देखने को मिलेंगे। तो आप इसको सरसरी तौर पर याद रखिएगा। हवा में है, हवा में या फिर एयर में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो ध्वनि की चाल होता है दोस्तों एयर में 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 332 मीटर ट्रेवल कर लेता है साउंड, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम वाटर में देखें, अगर हम पानी में देखें, तो पानी में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1480 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ये 1480 मीटर ट्रेवल कर लेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम ठोस में, ठीक है, अब देखिए ठोस भी आपका कई प्रकार का हो सकता है, तो हम देखते हैं स्टील में, क्योंकि स्टील में ही सबसे ज़्यादा इसका चाल होता है। तो देखिए स्टील में सबसे ज़्यादा अगर इसका चाल होता है तो कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5920 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 5920 मीटर ये ट्रैवल कर लेगा, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास ये ट्रैवल कर लेगा। तो ये हो गया हमारा दोस्तों हवा में, पानी में और ये स्टील में ध्वनि की चाल। अब देखिए ये जो है आपको थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिलेंगे अलग अलग बुक में, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको आप याद रखिएगा। हवा में होता है 332 मीटर, ये 332 जो है ये कई जगह पे आपको 335 भी देखने को मिलेगा, कई जगह आपको 330 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पानी में इसको याद रखिएगा 1480 मीटर, स्टील पे इसको याद रखिएगा 5920 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया दोस्तों ध्वनि की चाल। यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों का किस प्रकार से प्रभाव होता है, इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए क्या है हमारा अगला टॉपिक, कि ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों। अब भौतिक राशि कौन कौन सा है दोस्तों, एक है आपका दाब, एक है आपका ताप और एक आ जाता है आपका घनत्व, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका घनत्व, दाब, ताप और ये आपका घनत्व का प्रभाव। अब देखिए दोस्तों, दाब में हमारा ध्वनि का प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो देखिए दाब को बढ़ाने पर, अगर देखिए दाब बढ़ रहा है, दाब अगर बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ध्वनि की चाल में किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा अगर हम दाब को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो। अब देखिए इसी क्रम में अगर हम ताप के कंडीशन में देखें, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, तब की कंडीशन में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर मैं ताप को बढ़ा दूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी, अगर मैं ताप को कम कर दूं तो ध्वनि की चाल भी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब
तीसरा हम देख लेते हैं घनत्व, डेंसिटी के बारे में। तो घनत्व में भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा। देखिए घनत्व में क्या होता है दोस्तों, अगर हम घनत्व को, डेंसिटी को बढ़ा दें तब ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मैं घनत्व को कम कर दूं तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड में, देखिए सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है पास पास में होते हैं। इसके कंपेरिजन में अगर मैं पानी में देखूँ, अगर मैं वाटर में देखूँ तो इसका मॉलिक्यूल जो है सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर में होता है। तो इस सॉलिड के कंपैरिजन में पानी में ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर देखिए इसका डेंसिटी इस सॉलिड के कंपैरिजन में वाटर का डेंसिटी कम हो गया, तो इसमें ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। इसकी कंपैरिजन में मैं अगर गैस में देखूँ तो गैस का जो है डेंसिटी और जो है कम हो जाएगा, ठीक है। गैस का डेंसिटी और कम हो जाएगा तो इसमें ध्वनि की चाल और कम हो जाएगी। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, घनत्व तो जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होगा, घनत्व तो अगर कम होगा तो ध्वनि की चाल उतना ही कम होगा, ठीक है। ये 3 टॉपिक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अगर दाब को बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कोई फर्क नहीं आता, ताप को अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाता है, ताप को अगर कम कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार घनत्व को अगर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा, घनत्व को अगर कम कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल भी कम हो जाएगी। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों ध्वनि के लक्षण। अब ध्वनि के क्या क्या लक्षण है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है इसका तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक है। इसके तीव्रता के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। ध्वनि का तीव्र वेग से सुनाई देना, ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ध्वनि का तीव्र वेग से सुनाई देना, ठीक है। अब देखिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है दोस्तों डेसिबल, जिसको हम डीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं देखने को मिलेंगे। अब देखिए दूसरा क्या आ जाता है दोस्तों इसमें, तारत्व, पिच, ठीक है। ये तारत्व है या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्वनि का मोटा या फिर तीव्र होना, तारत्व क्या कहलाता है, इसका पिच क्या कहलाता है दोस्तों, ध्वनि का मोटा या फिर तीव्र होना। मतलब तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति अगर ज़्यादा है मतलब ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कों का आवाज़ ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, ठीक है। देखिए लड़कों का आवाज़ ज़्यादा होता है, लड़कियों का आवाज़ जो है वो कम होता है, पतला होता है, ये आपने सुना ही होगा। मतलब देखिए लड़कियों का जो है तारत्व तो ज़्यादा है, लड़कियों का पिच ज़्यादा होता है, तब के कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इनका आवाज़ पतला होता है, ठीक है। इनका तारत्व तो ज़्यादा होता है इसीलिए लड़कियों का आवाज़ पतला होता है। अब देखिए लड़कों का आवाज़ मोटा होता है, लड़कों का आवाज़ मोटा होता है तो इनका तारत्व जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉरी, लड़कों का तारत्व तो कम होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लड़कों का आवाज़ मोटा होता है मतलब इनका तारत्व तो, इनका पिच जो है कम होता है, लड़कियों का आवाज़ पतला होता है मतलब इनका तारत्व तो ज़्यादा होता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए वैसे तो मैंने आपको साइंस में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। उसका 4 से 5 वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए ताकि प्रीवियस ईयर में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है कि स्थिर तापमान पर ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। अब देखिए दाब पर, गैस की घनत्व पर, या फिर ए और बी दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ध्वनि की चाल जो है दाब पर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ध्वनि की चाल जो है किस पे डिपेंड करता है, तो वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, वो गैस की घनत्व पर डिपेंड करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये सॉलिड का, लिक्विड का और ये गैस वाला एग्जाम्पल, तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा ध्वनि की चाल उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गैस की घनत्व पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है। आपका न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान सा पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होता है। देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल होगा।
ठीक है। अब देखिए आवर्तकाल, आवर्तकाल कहने का मतलब दोस्तों, आवर्तकाल कहने का मतलब टाइम, ठीक है। अब देखिए आवर्तकाल मतलब क्या निकालना है दोस्तों, हमें टाइम निकालना है, या फिर इसको आप ऑप्शन से भी समझ सकते हो। देखिए ऑप्शन में क्या दिया आपका, ये सारा सेकंड में दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं हमें टाइम समय निकालना है। तो देखिए दोस्तों टाइम क्या होता है, ये होता है दोस्तों 1 फ्रीक्वेंसी के इक्वल, ठीक है। टाइम बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन बनते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें दिया क्या है, एफ की वैल्यू दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हमें कितना दिया दोस्तों 20 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमें फ्रीक्वेंसी कितना दिया दोस्तों 20 हर्ट्ज। अब यहाँ पर देखिए 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक तरंग की आवृत्ति, अब ये जो 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है, मतलब ये जो 100 मीटर दिया गया है इसका कोई सा भी यूज नहीं होगा ये टाइम निकालने के लिए, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है t=1/f, मतलब ये हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर अगर मैं देखिए टाइम निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/f, f का मान क्या है दोस्तों 20, मतलब 1/20, और 1/20 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा दोस्तों 0.05, ठीक है। चूंकि हम टाइम निकाल रहे हैं तो ये टाइम की इसमें आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा सेकंड में, ये आ जाएगा हमारा सेकंड में 0.05 सेकंड। देखिए आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए साइंस में भी आपको ये कंफ्यूजन के लिए कई सारे डाटा दे दिया रहता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इस चैप्टर से दोस्तों अभी हमने देखा प्रकाश का, इससे पहले वाला चैप्टर में हमने देखा प्रकाश लाइट के बारे में, और आज का हमारा क्लास है दोस्तों साउंड के बारे में। इन दोनों से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल का और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक चमगादड़ एक ध्वनि तरंग छोड़ता है, यह 8 सेकेंड बाद 0.8 सेकेंड बाद में प्रतिध्वनि सुनता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकेंड है तो चमगादड़ शिकार से कितनी दूरी पर है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, चमगादड़ को अच्छे से दिखाई नहीं देता। अब चमगादड़ क्या करता है दोस्तों, ये अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए ही अपना शिकार करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए ही चलता है, ठीक है। अब देखिए चमगादड़ों में क्या खासियत होता है कि चमगादड़ क्या करता है, ये ध्वनि तरंग छोड़ता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका ये चमगादड़ है, अब ये ध्वनि तरंग छोड़ेगा, ये ध्वनि तरंग कुछ इस प्रकार से छोड़ेगा। अब देखिए प्रतिध्वनि क्या होता है, ये किसी माध्यम में टकराकर वापिस आना, ठीक है। प्रतिध्वनि क्या होता है दोस्तों, किसी माध्यम से टकराकर वापिस आना। अब देखिए ये जो चमगादड़ है जो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, अब ये कई प्रकार के माध्यम, या आपका जंगल झाड़ी पहाड़ कुछ भी हो सकता है, कई प्रकार के माध्यम से टकरा करके वापिस ये इसके पास जाता है। अब देखिए ये जो वापिस जो टकरा कर जो जाता है अल्ट्रासोनिक वेव के रूप में, तो ये चमगादड़ जो है भांप लेता है कि कौन उसका शिकार है, कौन सा पेड़ है, कौन सा पानी है, कौन सा क्या चीज़ है, ठीक है। ये चमगादड़ में स्पेशल गुण होता है, फिर इसी के माध्यम से ये अपना शिकार करता है। इसी को बोला गया है क्वेश्चन में कि एक चमगादड़ ध्वनि तरंग छोड़ता है, यह 0.8 सेकेंड के बाद में एक प्रतिध्वनि सुनता है, मतलब ये प्रतिध्वनि उसके पास वापस आता है। यदि वायु में ध्वनि की चाल 300 मीटर पर सेकेंड है तो चमगादड़ शिकार से कितनी दूरी पर है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, स्पीड, ठीक है। इसमें स्पीड दिया गया है, ध्वनि की चाल कितना दिया है दोस्तों 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ध्वनि की चाल दिया गया है 300 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसमें हमें टाइम भी दिया गया है, टाइम क्या दिया है दोस्तों 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये हमें दिया गया है 0.8 सेकेंड। अब देखिए इसमें हमें क्या चीज़ निकालना है कि हमें स्पीड दिया गया है और टाइम दिया गया है, और हमें निकालना क्या है दोस्तों चमगादड़ और शिकार के बीच की दूरी। तो देखिए इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल इसको बेसिक से समझते हैं। इसमें हमें निकालना है दोस्तों दूरी, ठीक है। इसमें हमें निकालना है दूरी, इसको आप चाहो तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सारा फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसको आप बिल्कुल कंसेप्ट से समझिएगा। स्पीड हमें कितना दिया गया है 300 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोस्तों 1 सेकेंड में 300 मीटर ये चल रहा है, ठीक है। 1 सेकेंड में मतलब ध्वनि की चाल कितना है दोस्तों 1 सेकेंड में 300 मीटर। अब यहाँ पर देखिए टाइम कितना दिया गया है,
अगर इसका चाल 1 सेकेंड में 300 मीटर है तो 0.8 सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो 0.8 सेकेंड में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.8 गुणित 300। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 300 गुणित 8 बटे ये हो जाएगा 300 गुणित 8 बटे 10। अब यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कट गया तो ये 8 तिया 24, कितना हो गया दोस्तों? 8 तिया 24 240। ठीक है, 8 तिया 24 240 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? मीटर में। मतलब देखिए 1 सेकेंड में अगर वो 1 सेकेंड में 300 मीटर अगर चल रहा है तो 0.8 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा दोस्तों? 240 मीटर चलेगा। और यही हमें पूछा गया है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए किसी भी प्रकार का कोई सा भी फॉर्मूला, हमें हर बार फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है, बस हमें कंसेप्ट को समझना है। ये मैं आपको मैथ्स वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ कि हमें हर बार फॉर्मूला के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं आज का जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर से छोटा छोटा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर को कराया तभी आपको मैंने क्लियर करा दिया था कि आपका देखिए पिच क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारा चीज़ मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाते समय ही बता दिया था। ठीक है, अब देखिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, आपका चाहे सीजी व्यापम का हो, चाहे रेलवे का हो, या फिर शिक्षक भर्ती का हो, इन सभी में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होता है। अब देखिए दोस्तों, नम हवा में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है शुष्क हवा की तुलना में। अब देखिए नम हवा क्या होता है दोस्तों? नम हवा होता है आपका मॉइस्ट एयर। अब देखिए मॉइस्ट एयर क्या होता है? जिसमें जल वाष्प ज़्यादा होता है। अब देखिए जल वाष्प ज़्यादा होता है तो वो ड्राई एयर के मुकाबले में उसका डेंसिटी कम हो जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था अगर डेंसिटी कम होगा तो उसमें ध्वनि का वेग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए दोनों में कम कम दिया है तो एक को आप ज़्यादा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हमारा काम है हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारा जो गिवन डाटा है, देखिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किलो हर्ट्ज में दिया गया है दोस्तों, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया है दोस्तों? 3.5 किलो हर्ट्ज। अब देखिए 3.5 किलो हर्ट्ज है तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3500 हर्ट्ज। ठीक है, अगर मैं किलो को हटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3500 हर्ट्ज। ये हमारा दिया गया है फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद देखिए और क्या दिया गया है? इसका तरंग दैर्ध्य। इसका तरंग दैर्ध्य कितना दिया है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? ये 0.1 मीटर। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इसका तरंग दैर्ध्य। तो अब देखिए हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमें टाइम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों? स्पीड एस बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू ये हो जाएगा दोस्तों इसका तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसका आवृत्ति और ये गुणित इसका तरंग दैर्ध्य, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये हम निकालते हैं दोस्तों स्पीड, ये हम निकालते हैं स्पीड। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितना दिया गया है? तो ये हमें दिया गया है दोस्तों 3500। आवृत्ति हमें दिया गया है 3500 गुणित इसका तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है? 0.1। और 0.1 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1/10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया तो ये 350 से कम, ये कितना आ गया दोस्तों? 350 से कम, ये हो जाएगा 350 और ये मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने निकाला है स्पीड। अब देखिए 350 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है दोस्तों? एक सेकेंड में ये कितना चलेगा? 350 मीटर चलेगा। ठीक है,
350 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में ये 350 मीटर चलेगा, तो हमें टोटल कितना चलना है, 700 मीटर चलना है। और 700 मीटर ये 350 मीटर का डबल है। देखिए एक सेकेंड में ये अगर ये 350 मीटर चलेगा तो ये 700 मीटर कितना में चलेगा दोस्तों, ये 700 मीटर जो है वो 2 सेकेंड में चलेगा। ठीक है, क्योंकि 350 मीटर का जस्ट डबल क्या हो जाता है, 700 मीटर, और यही हमें पूछा गया है। तो हमें हमारा देखिए क्या आ जाएगा, टाइम 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 सेकेंड। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 2 सेकेंड। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही अगर आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने उसके लिए भी वीडियो बना लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके साइंस का न्यूमेरिकल वाला सेक्शन पूरा तैयारी कर सकते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।